एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है और इसका एक क्लास ऑलरेडी आ चुका है कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में उसका क्या इफेक्ट है या किस तरह से टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। प्लस हमने ये भी देखा था कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी जो क्लास 1 है सॉलिड वेस्ट का, इसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। हमने कहा था कि नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डेवलपमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ है। पिछले क्लास में भी मैंने कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश, मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ में आएगा। और कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने की, अच्छी तरीके से पढ़ने की। कोई भी बुक मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रही हूँ पढ़ने के लिए। सिंपली इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ होगा, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप जुड़कर हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, इसके सिलेबस या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। चलिए आगे देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Solid waste management may be defined as a system associated with the control of generation, storage, collection, transfer and transport, processing and disposal of solid waste in a manner that is in accord with the best principle of public health, economic, engineering, conservation, aesthetic and other environmental consideration that is also responsive to public attitude। ये हो गया क्या, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट डिफिनीशन। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट डिफिनीशन। एक एक चीज आप याद रखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात है कि सॉलिड वेस्ट के जनरेशन को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना कि कम से कम सॉलिड वेस्ट जनरेट हो, उसको स्टोर करना एक प्रॉपर जगह पे, कलेक्शन उसका अलग अलग गली से मोहल्ले से सबको कलेक्ट करके लाना, ट्रांसफर और ट्रांसपोर्टेशन उसका सही तरीके से करना, प्लस प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल, उसको उसका डिस्पोजल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सॉलिड वेस्ट का, और उसको भी ऐसे करना है जिससे पब्लिक हेल्थ पे कोई असर ना पड़े, इकोनॉमिक पे कोई असर ना हो, इंजीनियरिंग कंजर्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। एस्थेटिक मतलब जो सिंपली आप कह सकते हो कि इंसान के जो बिहेवियरल पैटर्न है उस पर बहुत ज़्यादा असर ना हो, ऐसा ना हो कि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो, या इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को भी साथ में लेके चलना है, इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करना है। बेसिकली ये सब डिपेंड करता है किस पे, पब्लिक एटीट्यूड पे। ठीक है। तो ये कंप्लीट डिफिनीशन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। अब इसमें आ जाओ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। तो इट इंक्लूड्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव आप समझ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा, प्लस फाइनेंशियल, बिना पैसे दिए कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा और वो जगह जगह जाके कचरे लेकर आते हैं। इसके अलावा लीगल, ऐसा ना हो कि आप कहीं से कचरा उठा रहे हो या फिर कहीं पे उस कचरे को फेंक रहे हो, वो इलीगल हो। प्लस प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ इस जगह पे कितना कचरा जनरेट होता है और यहाँ से हमें दिन में कितनी बार कचरे को ले जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंजीनियरिंग फंक्शन, मतलब उसको कैसे डिस्पोज करना है, इसके लिए इंजीनियरिंग फंक्शन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जैसे प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, लीगल,
प्लानिंग और इंजीनियरिंग फंक्शन सभी एक साथ काम करें, तभी जाके सॉलिड वेस्ट से हमें छुटकारा मिल सकता है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब आगे देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में, जैसे पहले ही था कि सॉलिड वेस्ट के सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड वेस्ट से जो प्रॉब्लम जनरेट होता है उसके सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीवीआई है। क्या है? पॉलिटिकल साइंस, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, ओके। दूसरा हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग जगह का ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो काफ़ी अलग अलग होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक, पब्लिक हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पब्लिक हेल्थ। सोशियोलॉजी, सोसाइटी को भी देख के चलना है। डेमोग्राफी, वहाँ का क्या है, किस जगह पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। कम्युनिकेशन, वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। कंजर्वेशन, कहाँ कितने चीज़ों को हम कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें अपने पास रख सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। तो ये क्या है? तो सॉलिड वेस्ट से जो प्रॉब्लम जनरेट होते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हमें इतने सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या क्या? पॉलिटिकल साइंस, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी, डेमोग्राफी, कम्युनिकेशन, कंजर्वेशन, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब पहले के टाइम पे किस तरह से डिस्पोजल होता था सॉलिड वेस्ट का और अब किस तरह से किया जाता है। तो धीरे धीरे ये कैसे डेवलप हुआ है उसको देख लेते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी वेयर, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 19th सेंचुरी से ये स्टार्ट हो गया है सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा। और इसके लिए तभी से ऑलमोस्ट 1888 में ब्रिटेन और 1889 के आसपास यूएसए ने इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे इसके डिस्पोजल के लिए और इसको कम करने के लिए। वो तभी से कंसर्न थे सॉलिड वेस्ट को लेकर। तो क्या क्या चीज़ें होती थी? तो पहले हुआ डंपिंग ऑन लैंड, अलग अलग जो खाली एरिया है या जो गड्ढे होते थे उन गड्ढों में इसको फिल कर दिया जाता था, रख दिया जाता था। इसके बाद होता है डंपिंग इन वाटर, कोई भी चीज़ हो नदी नालों में फेंक देना। जनरली लोग कचरा बेसिकली नदियों में ले जाके फेंक आते थे, तो डंपिंग इन वाटर। नेक्स्ट है प्लोइंग इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर गड्ढे बना के उसको गाड़ देना, मतलब जमीन में गाड़ देना बेसिकली कहलाता है प्लोइंग इनटू द सॉइल। फीडिंग टू हॉग्स, बहुत सारी चीज़ों को खिला देना। नेक्स्ट है रिडक्शन और इंसरनेशन, इंसाइनरेशन। ठीक है, तो ये 6 मेथड्स हैं जो कि डिस्पोजल के लिए यूज किए जाते हैं फॉर सॉलिड वेस्ट। डंपिंग ऑन लैंड, डंपिंग इन वाटर, फ्लोइंग इनटू द सॉइल, फीडिंग टू हॉग्स, रिडक्शन एंड इंसिनेशन। तो ये आपको याद रखना है कि कितने तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, तो ये सभी आपको याद होने चाहिए कि हाँ ये इतने मेथड्स हैं जो यूज होते हैं। प्लस नंबर भी याद रखिएगा, 6 मेथड्स हैं। ये सभी टाइप के वेस्ट के लिए एक चीज और इसमें याद रखना है यहाँ पे, नॉट ऑल दीज मेथड्स वेयर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। ये सारे मेथड सभी टाइप के वेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब मोस्टली जो पेपर हो गए या प्लास्टिक हो गए उनको जला के रिड्यूस कर देते हैं, काफ़ी कम कर देते हैं उनके अमाउंट को। तो ये तरीका हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हजारदस वेस्ट जो है उसमें भी हम इन सभी चीज़ों को अपनाएं। बेसिकली क्या कहते हैं, ई वेस्ट वगैरह को जमीन से 500 मीटर नीचे, ठीक है, जमीन से ऑलमोस्ट 500 मीटर नीचे दबाया जाता है ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट इंसान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे।
ठीक है, तो हर जगह ये अप्लीकेबल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अलग अलग वेस्ट के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, इन 1940 सैनिटरी लैंडफिल्स आर नोन इज यूएसए। यूएसए में कब लैंडफिल्स अवेलेबल थे? यूएसए में 1940 के आसपास ही लैंड फिलिंग होती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कौन कौन से फंक्शनल एलिमेंट हैं फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम? तो दो क्वांटिटी एंड डाइवर्स नेचर ऑफ द वेस्ट। पहला पॉइंट कि कितना क्वांटिटी में सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, उनका अमाउंट क्या है, और कितने अलग अलग टाइप के वे वेस्ट हैं। ठीक है, डाइवर्स का मतलब होता है बहुत अलग अलग प्रकार के। द क्वांटिटी एंड डाइवर्स नेचर ऑफ द वेस्ट। द फंडिंग लिमिटेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज। अब मान लो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा कचरे को उठाना पड़ता है, या उसको उस जगह से काफ़ी दूर ले जाके कहीं पे रखना होता है, तो इन सभी में काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं, जो मजदूर होते हैं उनका, प्लस जिन गाड़ियों से हम ले जाते हैं उन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खर्च लगता है। तो एक फंडिंग का भी लिमिटेशन होता है पब्लिक सर्विस के ऊपर कि आप जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उस एरिया में आप कितनी ज़्यादा साफ सफाई रखोगे, इसके लिए एक फंडिंग आती है और उसी फंडिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा जो है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी ऑब्वियसली, तो अब के टाइम पे कचरों का उठाना, फिर उन्हें कहीं और से ले जाना, डंप करना, या और भी बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी इम्पैक्ट पड़ता है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट है द इमर्जिंग लिमिटेशन इन बोथ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। एनर्जी और रॉ मटेरियल्स लिमिटेशंस है। आप जानते हो कि जो कोल है या फिर जो पेट्रोलियम है वो लिमिटेड अमाउंट में है, और उसकी संख्या या उसका अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम जनरली सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट वगैरह को लगा रहे हैं। तो एक ये भी अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल की ज़रूरत हमें पड़ती है, और उससे अलग टाइप का वेस्ट जनरेट होता है। तो ये चार ऐसे पॉइंट हैं, इनको फंक्शनल एलिमेंट कहते हैं फॉर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? द क्वांटिटी एंड डाइवर्स नेचर ऑफ द वेस्ट, द फंडिंग लिमिटेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज, द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, द इमर्जिंग लिमिटेशन इन बोथ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं? तो पहला एक्टिविटी क्या है? वेस्ट जनरेशन। वेस्ट तो जनरेट होगा ही, इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट, जनरली म्युनिसिपल वेस्ट, टाइप्स हम देखेंगे बाद में कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं। फिलहाल आप जानते भी हो कि म्युनिसिपल हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, ई वेस्ट हो गए, हजारदस वेस्ट हो गए, या बायोमेडिकल वेस्ट हो गए। तो हर जगह वेस्ट का जनरेशन होता ही है। जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी तो वहाँ पे वेस्ट जनरेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एट द सोर्स। वेस्ट हैंडलिंग, सेपरेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एट द सोर्स, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगला है कलेक्शन, हर एक जगह से वेस्ट को कलेक्ट करके लाना। फोर्थ पॉइंट सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफर करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो भी पेपर या प्लास्टिक होते हैं बेसिकली उनको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद वो राख के फॉर्म में बचते हैं, और फिर उस राख का इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो उसका सेपरेशन और प्रोसेसिंग, बहुत अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं। मान लो एक जगह से हम कचरा ले जा रहे हैं, तो उसमें कुछ घरेलू कचरे होंगे, कुछ उसी में सीसा, प्लास्टिक, मतलब अलग अलग टाइप के होंगे। तो उन सभी टाइप के कचरों को अलग अलग करना और फिर उनका अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म या प्रोसेसिंग करना। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको ट्रांसफर करना फॉर रीयूज या ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,
एंड उनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना। और सबसे लास्ट क्या है, डिस्पोजल। काफ़ी बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर ध्यान से आप पढ़ते चलोगे, समझते चलोगे, या कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसे और अच्छे से डील किया जाए। अब देखो प्रेजेंट टाइम पे वेस्ट का जनरेशन कैसे कैसे होता है, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डील किया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, वेस्ट जनरेशन। तो वेस्ट जनरेशन अभी के टाइम पे क्या है, waste generation is an activity that is not very controllable in future. More control will be exercised over the generation of waste. वेस्ट जनरेशन जो है वो एक एक्टिविटी है। जब भी कोई एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें वेस्ट जनरेट होगा ही होगा, और ये फिक्स है वेस्ट जनरेशन। और हो सकता है कि फ्यूचर में हम वेस्ट जनरेशन को और कंट्रोल ना कर पाएँ, और इसका रीज़न ये है कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज का यूज बढ़ता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इनको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था वेस्ट हैंडलिंग, सेपरेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग एट द सोर्स। इसको भी देख लेते हैं। वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेशन इन्वॉल्व्स दैट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट अंटिल दे आर प्लेस्ड इन स्टोरेज कंटेनर्स फॉर कलेक्शन। अब मान लो हमारे घर में बहुत सारे कचरे जमा हो गए, उन कचरों को हम एक डस्टबिन में लेते हैं, फिर उनको ले जाके जो गली के डस्टबिन होती है उसको वहाँ पे हम प्लेस करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के डस्टबिन्स को वहाँ प्लेस करना, फिर उनसे कचरों को मतलब एक बड़े कंटेनर में स्टोर करना और वहाँ से ले जाना, ये है वेस्ट हैंडलिंग। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट तब तक होता है जब तक कि स्टोरेज तक ना पहुंचा दिया जाए। हैंडलिंग also include the movement of loaded containers to the point of collection। मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है जो उस मोहल्ले या गली से काफ़ी दूर है, तो अलग अलग कंटेनर्स में से सारे कचरे को जमा करके इस जगह पे पहुंचाना भी हैंडलिंग ही कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द बेस्ट प्लेस टू सेपरेट वेस्ट मटेरियल फॉर रीयूज एंड रिसाइकलिंग इज एट द सोर्स ऑफ जनरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, समझ लो ये क्या कहा जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि किसी भी मटेरियल को रीयूज या रिसाइकलिंग के लिए वो जहाँ जनरेट हो रहा है वेस्ट, उसी जगह पे ज़्यादा सही है। क्यों, देखो बहुत सारा कचरा अगर हम ले जा रहे हैं तो उसमें से चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसमें से ये वाला ये वाला ये कौन सा सब्सटेंस है जिसे चुन के हम अलग करें और वो हम उसका रीयूज या रिसाइकलिंग कर पाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर वो जहाँ पे जनरेट हो रहा है, मान लो कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे कागज़ या गत्ते जनरेट हो रहे हैं, तो अगर वहीं पे उनका रिसाइकल कर लिया जाए या रीयूज कर लिया जाए उसे, मान लो अगर कहीं पे पानी जो है, पानी वाटर का ही सिंपल एग्जांपल ले लो, घरेलू पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे अगर हम कहीं पे प्यूरिफाई करने की सिस्टम लगा दें कि जो हम घरेलू पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो वहीं पे प्यूरिफाई हो जाए, रीयूज हो जाए फिर से घर के बर्तन धोने, कपड़े धोने, इन सब चीज़ों में, तो वो ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू क्लीन द नाला। कोई भी नाले को साफ करने से बेटर है कि अपने घर से जो पानी निकल रही है उसको साफ कर लिया जाए, या घर में जो हम कचरे जनरेट कर रहे हैं उसमें से वो चीज़ें जिसका हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वहीं पे कर लें और उसे हम कचरे में ना फेंकें, क्योंकि सारे कचरे जब मिल जाएंगे और बहुत सारे कचरे हो जाएंगे तो वहाँ से उसको रिसाइकल या रीयूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उसके जनरेशन के सोर्स के पास ही रिसाइकल या रीयूज करना ज़्यादा आसान है। अब देखो ऑन साइट स्टोरेज इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न एज ए एस्थेटिक कंसिडरेशन। ऑन साइट स्टोरेज मतलब ये नहीं कि गली में बहुत सारा कचरा फेंक दिया गया और वो कचरा जब पूरा एकदम गली पूरा भर गया, रास्ता भर गया, आने जाने की जगह नहीं है, उसके बाद हम उसको उठाते हैं। उससे बेटर है कि हम पहले ही उसे ले जाके किसी कचरे के डब्बे में डालें। गली में फेंकने से बेटर है कि हम
उस पार्टिकुलर डब्बे में उसको डालें ताकि कोई दिक्कत ना हो। गली में अगर हम कचरे को ऐसे ही फेंकते हैं खुले में तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां कॉज करेंगे, पब्लिक हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग एट द सोर्स इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज कंपैक्शन एंड यार्ड वेस्ट कंपोस्टिंग। कंपैक्शन का मतलब हुआ कि हमने कचरा जमा किया और वहीं पे उसको उसकी संख्या या उसके अमाउंट को कम कर दिया, और जो बिल्कुल ही अब हम उसे रीयूज नहीं कर सकते हैं उसे हमने कचरे में फेंका है। यार्ड वेस्ट कंपोस्टिंग, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट सिंपली मान लो गोबर, बहुत सारे राख या और भी चीज़ें जो जनरेट होती हैं उनसे हम गोबर गैस तैयार कर सकते हैं। जो खाद बनेगा उन खाद का फिर से हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो रीयूज या रिसाइकल उसी जगह पे हो जाएगा। इसी को कहते हैं यार्ड वेस्ट कंपोस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन। Collection not include the gathering of solid waste and recyclable material, but also the transport of these materials to the location where the collection vehicle is impeted. कलेक्शन आप समझ रहे हो, सिंपली सभी जगह से जितनी भी जगह कचरे के डब्बे रखे हुए हैं उन सभी कचरे के डब्बे से उन्हें कलेक्ट करके उस जगह पे पहुंचाना जहाँ पे उनका हम रिसाइक्लेबल, मतलब उन्हें हम या तो रीयूज कर सकते हैं या फिर उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। दिस लोकेशन में बी मटेरियल प्रोसेसिंग फैसिलिटी या ट्रांसफर स्टेशन, लैंड फील्ड डिस्पोज्ड साइट। बेसिकली हमारे यहाँ तो यही इस्तेमाल होता है कि कोई खाली एरिया है वहाँ पे सब ले जाके कचरे को भरा जाता है वहाँ पे, तो ये लैंड फिलिंग डिस्पोज साइट पे पहुँचाना। मटेरियल प्रोसेसिंग फैसिलिटी, अभी तो सभी जगह ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे ये चीज़ें अब होती हैं कि मटेरियल्स जो भी हैं उनको प्रोसेस्ड किया जाए, जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको निकाल लिया जाए या उन्हें मतलब केमिकल तरीके से या टेक्नोलॉजिकल तरीके से उन कचरों को कंप्लीटली डिकम्पोज किया जाए। अब देखो डिफरेंट बिटवीन स्मॉल सिटीज़ एंड लार्ज सिटीज़। स्मॉल सिटी में ऑब्वियसली कम लोग रह रहे हैं तो कचरे ज़्यादा नहीं बनेंगे, वेस्ट जो है जनरेट कम होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कम होंगी और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम होंगी। लेकिन अगर लार्ज सिटीज़ हैं तो लार्ज सिटीज़ में लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगा। जब वेस्ट जनरेट ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब देख लो यहाँ पे है 50% ऑफ द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्यू टू कलेक्शन। मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए फंडिंग आती है और वो एनुअल फंडिंग हो सकती है या फिर मंथली फंडिंग हो सकती है, मंथली या एनुअल। 50% जो है टोटल एनुअल कॉस्ट का अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में चला जाता है, किस चीज़ में, कलेक्शन में। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है या पूछ सकता है कि अर्बन एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एनुअल कॉस्ट कितना आता है। तो जो टोटल फंडिंग होती है उसका कलेक्शन में ही 50% चला जाता है। कलेक्शन सर्विसेज फॉर इंडस्ट्रीज वेरी वाइडली, ईच इंडस्ट्री रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल सोल्यूशन टू इट्स वेस्ट प्रॉब्लम। देखो इसको समझ लो, अलग अलग टाइप की जब इंडस्ट्री होगी, मान लो पेपर इंडस्ट्री है कोई, तो वहाँ पे पेपर जनरेट होगा, पेपर मटेरियल, ठीक है, तो उसके डिकम्पोज करने का तरीका जो है वो अलग होगा, डिकम्पोजल प्रोसेस। अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल जो है वो जनरेट होंगे। अब उस केमिकल्स को प्रोसेस करने के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री जो है वो इंडिविजुअल सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए, वेस्ट प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए।
ठीक है, हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप का इंडिविजुअल सॉल्यूशन फॉर वेस्ट रिमूवल, वेस्ट के रिमूवल के लिए अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन चाहिए फॉर इंडस्ट्रीज, अलग अलग टाइप के इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेपरेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये आप देखते चलो, अपना टिक करते हुए चलना कि कौन कौन सा सिलेबस में जो टॉपिक है वो कौन कौन सा हमने कवर कर लिया है। ठीक है, वैसे मैंने ये सारा अगर देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेली शाम को 7 बजे हमारी वीडियोस आएंगी, आप जुड़िए हमारे चैनल से और इसको लाइव देखिए। वहाँ पे अगर कोई सवाल हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। शाम के 7 बजे डेली आएगी सॉलिड वेस्ट की वीडियोस, और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। एग्ज़ाम कभी भी हो, एग्ज़ाम आप जानते हो कि CDPO के एग्ज़ाम के बाद होगा, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे देख लेते हैं हम। The separation and processing of waste that have been separated of the source and separation of combined waste usually occurs at material recovery facility, transfer station, combustion facilities, disposal sites. That separation and processing of waste that have been separated by the source, ये कहाँ कहाँ होता है, सेपरेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में, ट्रांसफ़र स्टेशन के पास, कंबसन फैसिलिटीज़ के पास जहाँ पे हम इसको जलाने जाते हैं वहाँ पे, या डिस्पोजल साइट पे। तो ये 4 ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हम मटेरियल्स का सेपरेशन कर सकते हैं। सेपरेशन मेथड्स कौन कौन से हो गए? मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के पास सेपरेट कर लेंगे, ट्रांसफ़र स्टेशन के पास सेपरेट कर सकते हैं, कंबसन फैसिलिटीज़ के पास, और डिस्पोजल साइट जहाँ पे डिस्पोज करना है इसे, उस साइट पे भी मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेपरेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफन इंक्लूड्स। प्रोसेसिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो प्रोसेसिंग में आता है द सेपरेशन ऑफ बल्की आइटम, जो काफ़ी बड़े बड़े आइटम होंगे उन्हें हम पहले छांट के अलग कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ वेस्ट कंपोनेंट बाय साइज यूजिंग, वेस्ट कंपोनेंट का सेपरेशन उसके साइज के अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसे स्क्रीन्स, एनुअल सेपरेशन, साइज रिडक्शन बाय श्रेडिंग, सेपरेशन ऑफ फेरस मेटल। फेरस मेटल का मतलब है कि लोहा, लक्कड़, सीसा, मतलब ये सब जो भी सब्सटेंस है उन सभी को अलग अलग टाइप का कर लेते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम रिडक्शन बाय कंपैक्शन एंड कंबसन। कंपैक्शन का मतलब है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ दबा के रखना या उनको जला देना। कंबसन मतलब जला देना। ठीक है, तो ये साइज के ऊपर उनको छांट देना है पहले। तो सेपरेशन ऑफ बल्की आइटम, जो भी बड़े बड़े आइटम्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। इसके अलावा जो फेरस मेटल्स हैं उनको भी अलग कर लेते हैं। लोहे को मान लो अलग कर दिया, शीशे को अलग कर दिया, साइज के आधार पे अलग अलग हम बांट देते हैं। उसके बाद हम कंपैक्शन और कंबसन से प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये 2 मेथड हैं प्रोसेसिंग के। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस आर यूज्ड टू, ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टू रिड्यूस द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ वेस्ट। वॉल्यूम और वेट दोनों को कम करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है रिकवर कन्वर्जन प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये भी होता है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास कचरे के फॉर्म में आए हैं उनसे हम कुछ अलग प्रोडक्ट बना लें या फिर उनसे एनर्जी जनरेट कर लें। एनर्जी जनरेट करने का मतलब है जो डंग है, यानी कि जो गोबर होते हैं, उनसे हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर उसे किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये हो गया कि वेस्ट का वॉल्यूम और वेट कम करना, और दूसरा हो गया टू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड अदर प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक मटेरियल इन मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट can be transformed by variety of chemical and biological processes such as combustion and composting. ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल कहने का मतलब है वैसे मटेरियल जिसमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो, और बेसिकली ये क्या होते हैं, तो ये फूड मटेरियल होते हैं, या फिर पेपर हो सकते हैं, या वुड हो सकते हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकते हैं। इन सभी वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट कहा जाता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ कंपोस्टिंग की प्रोसेस होगी, बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। बायोलॉजिकल मतलब इनके ऊपर बैक्टीरिया या फिर फंजाई इनको डाइजेस्ट करेगा, कंपोस्ट करेगा, यानी कि डिकम्पोज करके इनको यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन किसके किसके थ्रू होता है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है कंबसन या कंपोस्टिंग, डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो आप। डिकम्पोजिशन भी एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें दो स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से, ट्रांसफर वेस्ट फ्रॉम द स्मॉलर कलेक्शन व्हीकल टू द लार्जर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ट्रांसफर आप समझ रहे हो, अलग अलग जो डब्बे रखे हुए रहते हैं उन डब्बों से कलेक्ट करके उसको एक बड़े से जो भी ट्रॉली होती है उसके ऊपर उसको रख के और ले जाते हैं जहाँ पे भी उसे डंपिंग करना होता है, डंपिंग यार्ड के पास। The subsequent transport of the waste usually over long distances to processing or disposal site. उसको डिस्पोजल साइट के पास ले जाके रखते हैं जो काफ़ी दूर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ले जाते हैं। इसी को ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक तो ये हो गया कि उसको अलग अलग जगह से बड़े कंटेनर में हम कलेक्ट करते हैं और उसको फिर दूसरे जगह जहाँ पे डिस्पोज करना होता है डिस्पोजल के लिए ले जाते हैं। लास्ट पॉइंट, disposal, the final fictional element in the solid waste management system is disposal. अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि फाइनल प्रोसेस क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो फाइनल प्रोसेस क्या हो गया, डिस्पोजल। डिस्पोजल इज द फाइनल फिक्शनल एलिमेंट इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे देख लो, a modern sanitary landfill is not a dump, it is engineered facility used for disposing the solid waste on land with or without creating nuisances or hazards to public health or safety, such as the breeding of rats, insects and the contamination of groundwater. ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ले जाके उसको हम रख देते हैं। अब इंजीनियर्ड फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है जिससे कि जो डिस्पोजल हम करते हैं सॉलिड वेस्ट का वो कोई हजार्डस सब्सटेंस क्रिएट ना करे, वहाँ से कोई ऐसा धुआं ना निकलने लगे जिससे पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो या पब्लिक सेफ्टी जो है वो खतरे में आ जाए, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स या चूहे का आना जाना होने लगे, या वहाँ से जो कचरे में रिस्क कर ग्राउंड वाटर में जो लीचिंग प्रोसेस से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस जाए उन सब्सटेंस से ग्राउंड वाटर जो पानी के जो मिट्टी के अंदर जो पानी है वो पानी बर्बाद ना हो, खराब ना हो। तो ये हमने देखा अभी तक इतने सारे पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, तो यहाँ देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, वेस्ट जनरेशन, वेस्ट हैंडलिंग एंड सेपरेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एट द सोर्स, उसके बाद कलेक्शन, सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग, ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल। तो ये तो हो गया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल भी 7 बजे ही क्लास आएगी, तो आप सभी 7 बजे लाइव आ जाइएगा सॉलिड वेस्ट के इस पार्ट में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का सारे सिलेबस को कवर करने के बाद, और अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सभी को हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाए, जो कि काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये जो वर्ड आप देख रहे हो सॉलिड वेस्ट का या और भी चीज़ें, क्योंकि आप होंगे, देखा ही होगा, आप सभी ने फॉर्म भरा है, तो सिलेबस भी जो दिया हुआ है बीपीएससी के साइट पे वो भी इंग्लिश में दिया हुआ है, वो भी हिंदी में नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो हिंदी में लिख दिया है, लेकिन सेकंड पार्ट सारा का सारा इंग्लिश में ही दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए, इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कर लोगे आसानी से। और वैसे भी इसमें जो कोर्सेस हैं वो सारे के सारे कोर्सेस ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही हैं, तो इतनी कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके बहुत बुक्स भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग बुक से कलेक्ट करके मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाए हमारे इस चैनल पे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।